अच्छा भाई बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसमें जो आज के लेक्चर में मैं चीज़ें बताऊंगा वो तकरीबन सारी चीज़ें वो हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी हुई हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आज बात करेंगे। और अभी जो डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको बताऊंगा ना, इनकी जो एग्ज़ाम्पल है वो फर्स्ट ईयर की बुक से आप देख सकते हैं, क्योंकि बीएससी की बुक में इसकी एग्ज़ाम्पल्स नहीं दी गई। तो मैंने भी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट नहीं की, आपने फर्स्ट ईयर की बुक से इनकी एग्ज़ाम्पल देख लेनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने पहले इसलिए लिख लिया है क्योंकि डेफिनेशन मैं पहले लिख के फिर डिस्कस कर लूँ, फिर आगे जो टॉपिक हैं समझने वाले फिर वो आपके सामने मैं ड्रा करूँगा। तो पहले नंबर पे इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन ये है, रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स बट प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज तो होते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में नहीं आएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट बना देते हैं। आप इस तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। लाइट ऑन कर लूँ मैं ज़रा। और दूसरे हैं रिएक्शंस इन विच रिएक्शन इन विच रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड टू द कंप्लीशन। ऐसा रिएक्शन जो कि मुकम्मल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बट प्रोडक्ट्स आल्सो रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, बल्कि प्रोडक्ट आपस में मिलकर दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये जो सारा चैप्टर हमने स्टडी करना है इसका ताल्लुक रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ ही है। तो इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मैं एक मिसाल यहाँ पे नकल कर देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन है, ये 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन से कंबाइन होगा और ये बना देगा अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसके बाद आ जाता है जी, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। असल में इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ी मतलब तो होता है तवाज़न, बैलेंस। इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हमारा जो वास्ता पढ़ना है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी आपने 9th-10th में भी फर्स्ट ईयर की बुक में भी लिखी हुई है। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें चीज़ें मूव नहीं कर रही होती बल्कि रुकी हुई होती हैं। इसकी मिसाल बुक में लिखी हुई है, जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें जो दीवारें हैं और जो छत है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। दीवारों ने छत का वज़न उठाया हुआ है, छत का वज़न इतना ज़्यादा नहीं है कि वो दीवारों को गिरा दे। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और इस वजह से दोनों चीज़ें क्या हैं, साकिन हैं, स्टैटिक हैं। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट बन जाते हैं, रिएक्शन अब वापस नहीं आता, वहीं पर रुक जाता है। दिस इज़ आल्सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जो इरिवर्सिबल होगा वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे हमने बात करनी है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ये क्या होता है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, द स्टेट एट विच रेट ऑफ 2 अपोजिंग प्रोसेस बिकम इक्वल इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि 2 अपोजिट प्रोसेस हैं और उनकी स्पीड बराबर हो जाए, 2 अपोजिट प्रोसेस की स्पीड बराबर हो जाए, इसे कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे हमने एक बिज़नेस शुरू किया है, उसमें हमने 1 लाख रुपया लगाया है, महीने के बाद हमने 1 लाख कमा लिया है, तो हमें फ़ायदा तो कोई ना हुआ, जितने लगाए उतने वापस आ गए। ये क्या है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जितने इन्वेस्ट हो रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त इसमें क्या हो चुका है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन के लिहाज से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बहुत सी मिसालें पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंबॉलिक एग्जांपल लिखी हुई है, A + B मेक्स C + D। A मिलता है B से और बनाता है CO D।
कुछ देर के बाद सी और डी मिलकर दोबारा ए और बी बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें जब ए बी से मिलेगा तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन RF, और जब सी डी वापस ए और बी बनाएगा इसे हम कहेंगे, सॉरी पहले वाला ए और बी मिलके सी और डी बना रहा था, इसका नाम था फॉरवर्ड रिएक्शन RF, और जब सी डी वापस ए बी की तरफ आएगा इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन RR। तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है। तो इन द बिगनिंग जब रिएक्शन शुरू हुआ था, रिएक्टेंट्स फॉर्म द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे थे और काफ़ी देर तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते रहे। कैसे? बाय फॉरवर्ड रिएक्शन। कैसे बना रहे थे? बाय दी फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट्स बिगेन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ने भी रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिए। कैसे? बाय दी रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन की मदद से। तो इसी दौरान क्या हुआ, एक स्टेट ऐसी आ गई जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी अगर हम इसे लिखें तो ऐसे लिखेंगे RF बिकम्स इक्वल टू RR, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप इस एग्जांपल के लिहाज से देखें कि ए और बी मिलके सी और डी बना रहा है, सी और डी मिलके फिर ए और बी बना रहा है, अगर ऐसा टाइम आ जाए कि जितना ए बी सी डी बना रहा है उतना सी डी वापस ए बी बनाना शुरू कर दे, इस हालत को, इस स्टेट को हम कहेंगे दिस इज स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको एक ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन किया गया है। अब हम वो ग्राफ देखते हैं। जैसे ये देखें, ये ग्राफ है, या आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। ये एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है सेकंड्स में, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन ली गई है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। रिएक्शन के शुरू में ए और बी जो कि रिएक्टेंट्स थे, इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, मसलन हम कह देते हैं जी 100 थी, और हर 5 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन देखें कम होती चली जा रही है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कंसंट्रेशन में कमी होना बंद हो गई है, बल्कि पैरेलल हो गई है। ऐसी प्रोडक्ट्स हैं सी और डी जो हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सी और डी, ये शुरू में ज़ीरो थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि प्रोडक्ट के अंदर होने वाला इजाफा बंद हो चुका है। तो ऐसी स्टेट, ये मैंने डॉटेड लाइन से देखें शो की है, इस स्टेट पर ना रिएक्टेंट्स में कमी हो रही है, ना प्रोडक्ट्स में इजाफा हो रहा है। इस स्टेट को अगर हम नीचे मिलाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने मिनट हुए हैं जी, 25 मिनट फॉर एग्जांपल, कि 25वें मिनट पर जाकर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में जो कमी हो रही थी वो बंद हो चुकी है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो इजाफा हो रहा था वो भी बंद हो चुका है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये भी बुनियादी डेफिनेशन थी केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर को स्टडी करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है, यानी कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने में मदद मिलेगी। तो वो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैं उनकी जो हेडिंग्स हैं वो लिखूँगा, आप डिटेल बुक से पढ़ सकते हैं, मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूँगा। पहली बात है, पहली करैक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कंसंट्रेशंस रिमेन्स द सेम। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती हैं अब वो कांस्टेंट हो चुकी हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, रिमेन्स द सेम। हाँ, ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, इसका ये मतलब है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी आ रहे हैं। इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो मिकदारें हैं वो कांस्टेंट हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। आप यहाँ सेम लिखें या कांस्टेंट लिखें, एक ही मतलब है। नंबर 2, दूसरी करैक्टरिस्टिक है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पढ़ना है। कहते हैं ये Kc की जो वैल्यू होगी इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होगी किससे? ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट की शुरू में कंसंट्रेशन ली है उससे इंडिपेंडेंट होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब Kc क्या होता है ये तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन में। नंबर 3, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम आइदर साइड। ये सारी वो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जो आपने 9th में भी पढ़ी हुई है। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम आइदर साइड। अच्छा चलो, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम आइदर साइड का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मूव कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात हमने रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन तेज़ करके इक्विलिब्रियम हासिल करना होता है, बाज़ औक़ात हमने प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन को मूव करवा के इक्विलिब्रियम हासिल करना होता है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड या रिवर्स किसी भी डायरेक्शन में हम उसे स्पीड अप करके इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम हासिल ज़रूरी नहीं है सिर्फ फॉरवर्ड मूव करने से होगा, इक्विलिब्रियम रिवर्स रिएक्शन से भी हासिल हो सकता है, फॉरवर्ड से भी हासिल हो सकता है। ठीक है। नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम की कि वेसल शुड बी क्लोज्ड। जिस रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं वो जिस बर्तन में हो रहा है वो बर्तन बंद होना चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वो गैसेस होती हैं। अगर गैसेस रिएक्शन में से यानी कि सिस्टम में से रिमूव हो जाएंगी, अगर वो एस्केप कर जाएंगी तो फिर रिएक्शन हम रिवर्सिबल फॉर्म में स्टडी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर गैसेस एस्केप कर जाएंगी तो रिएक्शन रिवर्सिबल तो नहीं जाएगा, फिर तो वो मज़ीद गैस बनाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिमूव होंगे उतने ज़्यादा और प्रोडक्ट बनेंगे। ये बात भी इंशाल्लाह आएगी, ली शैटलियर प्रिंसिपल आपने जो पढ़ा हुआ है उसी में हम ये बात करेंगे। तो इसलिए जो वेसल होता है वो क्लोज होना चाहिए ताकि अंदर ही सारी चीज़ें रहें और अंदर ही रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा हो, अंदर ही रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो रहा हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा हो। तो इसलिए वेसल को क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। नंबर 5, पांचवा जो इसका पॉइंट है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कैटलिस्ट के बारे में है। कहता है कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि कैटलिस्ट, अब ये भी बात आपने ली शैटलियर प्रिंसिपल में फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड अप नहीं करता। रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में ये स्पीड अप नहीं करता, बल्कि कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स बोथ डायरेक्शन में तेज़ होता है। जब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन स्पीड अप होगा तो टाइम बचेगा। इसके अलावा कैटलिस्ट का ये फ़ायदा नहीं है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है या ये कोई रिएक्टेंट ज़्यादा बनाता है, ये कोई चीज़ ज़्यादा नहीं बनाता। सिर्फ ये इतना काम करता है कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाएगा। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फिर ये क्या करता है? बट एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम सून, बल्कि इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टैब्लिश कर देता है। इक्विलिब्रियम अर्लियर, जल्दी इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता है, ये फ़ायदा है। तो ये थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन।